हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर सारे स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सुरक्षित रहें। बेटा, आज हम लोग ईवीएस के एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है फैमिली। फैमिली क्या है? आप लोग भली बात पहचानते हैं, जानते हैं, रूबरू हैं किससे की फैमिली क्या है, क्योंकि सारे लोग किसी ना किसी फैमिली से अटैच हैं। तो फैमिली पे बात करते हैं। फैमिली क्या है? तो एक्चुअली फैमिली और परिवार जो है फैमिली इंग्लिश वर्ड का रूपांतरित रूप है। और फैमिली क्या है? तो फैमिली अंग्रेजी वर्ड जो फैमिली है ये एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज के फैमुलस वर्ड से लिया गया है जिसका मीन होता है नौकर। ओके, तो फैमिली क्या है? फैमुलस वर्ड से लिया गया है लैटिन का, जिसका मतलब क्या होता है? नौकर। लेकिन नौकर इस फैमिली में और नौकर का कोई औचित्य बैठता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नौकर क्या है, एक इसकी संकीर्ण विचारधारा और बहुत संकीर्ण शब्द है। एक अगर इसको व्यापक रूप में लिया जाए तो फैमिली क्या है, तो आप सभी लोग अपने शब्दों में मुझे लगता है अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन इसको थोड़ा व्याकरणीय तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अगर हम इसको परिभाषित करें तो फैमिली क्या है? फैमिली दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक सामाजिक संगठन, संस्था है जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो इसको चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि फैमिली जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक क्या है? सामाजिक संगठन है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। फैमिली क्या है बेटा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक सामाजिक संस्था है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक संबंध स्थापित करते हैं। सामाजिक संगठन या सामाजिक संस्था क्या है? संस्था संगठन क्या है? तो बेटा संगठन वो चीज होती है जिसमें मौजूद सभी जितने भी लोग होते हैं उनके एक दायित्व होते हैं और सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सबका एक, जैसे मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट ले लो, ये भी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट एक प्रकार की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। और इसमें क्या है? चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का एक दायित्व है, वो चीफ मिनिस्टर का काम करेंगे। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका भी एक दायित्व है, वो अपना काम करेंगे। जो तुम्हारे राज्य मंत्री होते हैं उनका एक अलग दायित्व है, वो अपना काम करेंगे। यानी कि संस्था में क्या होता है? कर्मिक रूप से हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है। उस दायित्व का निर्वहन करना क्या कहलाता है? संगठन, संस्था कहलाता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक सामाजिक संगठन है जो एक दूसरे से संबंधित और संबंध स्थापित करते हैं। मान लो दो लोग एक ट्रेन में जाते हैं, परिवार के एक दो लोग बैठ के ट्रेन में कहीं घूमने जाते हैं और एक दूसरे से किसी प्रकार की वार्ता नहीं करते हैं, तो यह क्या एक परिवार है? नहीं। अगर इसको समाजशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो वार्ता होना, संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं। मैकाइवर एवं पेज, शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं। मैकाइवर एवं पेज
ने परिवार का वर्गीकरण किया और इन्होंने एक बुक लिखी, एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने परिवार की संख्या के आधार पर फैमिली को दो भागों में बांटा। परिवार की संख्या के आधार पर और उनके नेचर के आधार पर उन्होंने फैमिली को दो भागों में कैटेगराइज किया। किन दो भागों में कैटेगराइज किया? नंबर 1 एकल परिवार, और ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। एक चीज और, अरस्तु जो महान दार्शनिक थे, उन्होंने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये हमेशा समाज में रहता है और ये समाज में अपनी मौजूदगी का हमेशा क्या कहलाता है? उद्दीपन कराता है। अगर किसी मनुष्य को किसी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो मनुष्य के मनुष्यता का कोई भी लेना देना नहीं रह जाता। यानी कि अगर कोई इंट्रोवर्टेड व्यक्ति, आप शांत पूर्वक किसी से किसी प्रकार के व्यवहारिक बोलचाल नहीं रखते, आप समाज में किसी के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं करते, आप मूक अवस्था में कमरे में बंद रहते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं, तो आप एक सामाजिक प्राणी नहीं हैं। मतलब आप मनुष्य की कैटेगरी से बाहर हैं। जैसे मैं कल एक गाना सुन रहा था कि मैं और तुम अगर हम हो जाते तो दर्द दिलों के कम हो जाते। मैं और तुम हम हो जाते फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, संवाद कैसे होगा? तो दर्द, अगर दिल में दर्द है तो हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, दिल की कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, उसको ईसीजी कराना चाहिए, उसको इको टेस्ट कराना चाहिए। अगर मनुष्य पारिवारिक है, सामाजिक है, तो वहां संवाद का होना जरूरी है, वहां सामाजिक क्रियाओं का, उद्दीपन का, उस तरीके से सामाजिक नियमों का होना जरूरी है। एकल परिवार तो मैंने बताया, मैकाइवर और पेज ने एक बुक लिखी थी, एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने परिवार को दो भागों में बांटा। नंबर एकल परिवार, नंबर 2 संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है बेटा? एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। माता पिता और अविवाहित बच्चे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, एकल परिवार है माता पिता एवं उनके विवाहित बच्चे, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, देन क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहली बात हो गई एकल परिवार। एकल परिवार हमारी सनातन व्यवस्था के प्रतिकूल है। यानी कि जो हमारी परंपरावादी व्यवस्था रही है, हम लोग जो जिस वैदिक काल से चले आते हैं, वहां एकल परिवार का कोई वजूद नहीं था। हम लोगों के यहाँ संयुक्त परिवार पाए जाते थे। एकल परिवार ये अभी मॉडर्न सिस्टम की देन है। तो एकल परिवार में क्या होता था, कुछ इस तरीके का, मान लो कि मैं और तुम कमरे में बंद हो और ऑक्सीजन खो जाए। मतलब आज की जो प्रथाएं हैं, जो भौतिकवादी विलासतापूर्ण जीवन शैली है, इसका एक प्रतिफल हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, एकल परिवार है। एकल परिवार में होता कौन है बेटा, पहले देख लो इसका थोड़ा सा। इसमें एक तरफ माता होती हैं और पिता होते हैं, और माता पिता से होने वाले, मान लो उनके 2 लड़के हुए तो उनके लड़के होते हैं। यानी माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चों से जुड़ी हुए जो परिवार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एकल परिवार। अब एकल परिवार के बारे में हम लोग डीप में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या, एकल परिवार की विशेषताएं। एकल परिवार की, बेटा ये टॉपिक ऐसा है जो यूज टू लगता है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन सीटेट और टेट में स्वाभाविक रूप से आने ही होते हैं।
और चूंकि अब पारिवारिक समस्याएं बहुत बड़े लेवल पे जन्म ले रही हैं, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम आज के मॉडर्न सिस्टम का और रिसेंटली टाइम का देखा जाए तो सबसे मेन मुद्दा है। इसी तरीके से परिवार में हो रही व्यवस्थाओं का जो विघटन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो परिवार के बारे में आज तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इसीलिए सारे लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिद्दत के साथ मेरे साथ लगे रहें। और मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ, तन्मयता के साथ, संघर्ष के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। एकल परिवार की विशेषताएं क्या है? नंबर 1 विशेषताएं मतलब गुण क्या है? नंबर 1 व्यक्तित्व को उभरने का अधिक अवसर प्राप्त होना। एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है ना कि हर जगह कुछ इंट्रोवर्टेड होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी बातों को रखने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो जब कंबाइंड फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। ज्वाइंट फैमिली मतलब होते हैं जिसमें पापा हो, मम्मी हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, बुआ हो, इस सम्मिलित रूप से जो ऐसा परिवार होता है उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और एकल परिवार के बारे में मैंने बताया कि पापा मम्मी उनके बच्चे, मैं और तुम कमरे में बंद हो और ऑक्सीजन खो जाए, कुछ इस धारणा से, मतलब न्यूक्लियर फैमिली रखने वाले, न्यूक्लियस बोल सकते हो, मतलब सेल का न्यूक्लियाई बोल सकते हो, ऐसी धारणा रखने वाले कि सिर्फ हम और तुम, बाकी जितने भी हमको जन्म देने वाले लोग हैं, जो हमारे पूजनीय आराध्य, जिनको हम लोगों को प्रतिफल देने वाले, वो सारे लोग हट जाते हैं। सिर्फ कौन? पापा मम्मी और मेरे बच्चे, मैं और तुम और मेरे बच्चे, वो भी किससे? अविवाहित। क्योंकि अगर हम लोगों ने पापा और दादी को हटाया, अपने पापा मम्मी को हटाया, तो पापा लड़का भी क्या करेगा? सेम रूल फॉलो करेगा, वो भी क्या होगा? हेरिडेटिक हो जाएगा, फिर वो भी पापा मम्मी को हटाएगा। तो एकात्मक परिवार ऐसे बनते हैं जिसमें पापा मम्मी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो व्यक्ति को उभरने का अधिक अवसर प्राप्त होता है, मतलब जब संयुक्त परिवार होता है तो कुछ लोग अपनी बातों को नहीं कह पाते। मान लो कि तुम्हें डांसर बनना है, मान लो कोई एक लड़की है जिसको बड़ा ग्लैमरस दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है और ठीक है, मतलब वो उस तरीके से वो डांस के परफॉर्म करना चाहती है, डांस के लिए जाना चाहती है। और दादा जो है चूंकि वो पुरानी सभ्यता से बिलीव करते हैं और संयुक्त परिवार में जो सुप्रीम मेन, वो सबसे ऊपर होता है, वो कौन होते हैं? हमारे परम आदरणीय बाबा जी, यानी पापा के पापा मतलब दादाजी होते हैं। अब उनसे, उन्हीं की सहमति से सारे कार्य संपादित होने हैं। तो उस लड़की को एक डांस के लिए अनुमति क्या बाबा जी देंगे? बहुत कम चांसेस बनते हैं। तो इसलिए संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कभी कभी नहीं हो पाता है। तो पहली बात क्या हो गई? एकात्मक परिवार की पहली विशेषता हो गई कि भाई इसमें व्यक्तित्व के उभरने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। नंबर 2 कलह, द्वेष भावना की कमी। संयुक्त परिवार में क्या होता है? मान लो कि एक बाबा के 3 लड़के हुए, पापा और 2 चाचा, सबकी शादी हो गई। अब शादी हुई तो सबसे पहले कौन आएगा? जान लो सबसे पहले जो आएंगी वो मम्मी आएंगी। तो मम्मी पूरा जितने भी कार्य का निर्वहन करेंगी। उसके बाद जब दूसरी शादी होगी तो उनको थोड़ा सा क्या वर्कलोड कम दिया जाएगा, जो सेकंड वाले को ज्यादा दिया जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड वाले को वर्कलोड ज्यादा दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा? इसमें लगेगा कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो चूंकि दादाजी मेन पावर पे हैं, अब कोई कह नहीं पा रहा, तो अंदर अंदर बड़ा कलह चलने लगता है कि ये कम काम करते हैं, ये ज्यादा काम करते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। तो कलह की भावना का उत्पत्ति किसमें जो है? संयुक्त परिवार में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और संयुक्त परिवार में जब कलह उत्पत्ति होती है तो वही विघटित होकर एकल परिवार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कलह, बल्कि एकल परिवार में सारा काम एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना विद्यमान रहती है कि भैया जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपनों के लिए कर रहे हैं, ये मेरे, ये बच्चे मेरे। मतलब किसी में मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, मतलब मैं जेंट्स लेडीज दोनों का मतलब एक ही बता रहा, लेकिन इसको
पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये यहाँ जो वास्तविक, जो आपको एकदम हूबहू उस चीज से रूबरू करा रहा हूं जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में चल रहा है। तो क्या होता है, कलह द्वेष की भावना की कमी होती है एकल परिवार में, क्योंकि और दूसरे लोग होते ही नहीं है। एक इस कहानी ऐसी ले लो, जान लो कि मान लो किसी के पापा कमाते हैं, बाकी 2 लोग जो हैं वो बैठ के, मतलब वो अभी संघर्ष में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगी है, उनकी भी वाइफ है। तो अब क्या है कि घर में एक लोग कमाने वाले, पर बाबा क्या है, चूंकि पैसा सारा डिपोजिशन कहाँ होगा, बाबा के पास, सब लोग कमा के देंगे जो भी थोड़ा बहुत होगा, चाहे ज्यादा कमाओ चाहे कम, लाके बाबा को देंगे, बाबा फिर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करेंगे। तो जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी पत्नी बाकी लोगों पर ये हमेशा हक दिखाने की कोशिश कर सकती है कि ये जो चीजें हैं ये मेरे पति द्वारा संचालित हो रही हैं, इस परिवार का पूरा निर्वहन मेरा पति कर रहा है। उसी बीच में मान लो पति द्वारा लाया गया कोई एक सामान टूट जाता है तो कहेगा मतलब वो सुबह से शाम तक मरते हैं, मर मर के कमाते हैं और तुम लोग हो कि सिर्फ बर्बाद करने में लगे रहते हो। ऐसी कहानियां आती हैं। मतलब ये पारिवारिक क्लेश का उद्गम यहीं से होता है। फिर किच 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 कुछ ऐसे करते हुए ये पारिवारिक क्लेश किसमें टूट जाता है, मतलब संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है और एकल परिवार में आ जाता है। ये भावनाएं हैं। दूसरी चीज इसमें, और इसकी तीसरी बात करता हूं, एकल परिवार में क्या होता है, संतुष्टि की भावना। एकल परिवार में व्यक्ति संतुष्ट होता है, व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होता है, क्योंकि वो अपनी लगाई गई सारी कैपिटल अपने ही परिवार पे इन्वेस्ट करता है। उसको इस बात का बड़ा सुकून होता है कि मैंने बेईमानी और ईमानदारी से जो कुछ भी कमाया मैंने सिर्फ अपने परिवार पे लगाया। मेरा लड़का भले मुझे 2 लात मारे लेकिन मेरा है। मतलब ये धारणा है और ये विस्मित करने वाली चीजें हैं कि ये आदमी क्यों करता जाता है। लेकिन फिर भी एकल परिवार में ये भावना बड़ी अच्छे तरीके से विद्यमान होती है कि मैंने अपनी पूरी कैपिटल सिर्फ किस पे लगाई, अपने पे लगाई। मैंने किसी दूसरे पे नहीं लगाई, मैंने अपने सब्स्टिट्यूट्स पे नहीं लगाई, मैंने अपने ब्लड रिलेशन पे नहीं लगाए। लेकिन तो संतुष्टि की भावना होती है कि भाई मेरे खर्चे हैं, जो कुछ भी लिया, कर्जा लिया, लोन लिया वगैरह किया, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो बनाते गए बनाते गए बनाते गए, बुढ़ापे में निकाल दिए गए। क्योंकि वो जॉइंट फैमिली तो है नहीं, तुम भी निकलोगे, वो फिर पापा मम्मी और उनके 2 लड़के होंगे और बना के सारा। लेकिन उनको खुशी है कि मैंने जो कुछ भी प्रॉपर्टी बनाई वो अपने सक्सीजर पुत्र भाई साहब के लिए बनाई। ठीक, तो ये संतुष्टि की भावना होती है। अब इसके दोष भी देख लेते हैं एकल परिवार के, उसके बाद हम लोग संयुक्त परिवार पे आएंगे। भैया एकल परिवार में होता क्या है कि दोष बहुत हैं। एकल परिवार में एक फायदा और एक है कि कठोर नियंत्रण से मुक्ति। मतलब संयुक्त परिवार में एक कठोर नियंत्रण होता है। मतलब आप जो चाहें, जिस इच्छा से चाहें, जैसे चाहें वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके चारों तरफ 2, 3, 4, 6 लोग और होते हैं। दादा होते हैं, दादी होती हैं, बाबा होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन सबको भी उस तरीके से एडजस्ट करना है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 500 रुपए हैं और तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोगों को पिज्जा खाने का मन हुआ, पर घर में संख्या 20 लोगों की है, तो आप पिज्जा नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 20 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक पार्ट आएगा, तो आप पिज्जा खा ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो क्या होता है, कठोर नियंत्रण से मुक्ति। अब दोष देख लो भाई। दोष नंबर 1, सबसे मेन चीज क्या है, बच्चे का सामाजिक वातावरणीय पालन पोषण। नहीं हो पाता है। एकल परिवार
चूंकि पापा भी ड्यूटी चले गए, स्वाभाविक है, हो सकता है मम्मी भी ड्यूटी चली गई, तो बच्चा ऐसे ही पढ़ा है। या बच्चे को एक वो कौन सा स्कूल होता है जिसमें क्या बोर्डिंग स्कूल होता है उसमें डाल दिया, तो बच्चे के अंदर इमोशंस तो डेवलप ही नहीं हुए। और लग बाई चांस अगर थोड़ा मान लो पापा ड्यूटी चले गए, मम्मी ने क्या किया कि खुद मोबाइल लेकर बैठ गई और लड़के को भी कार्टून लगा के दे दिया, वो कार्टून में व्यस्त है और ये अलग व्यस्त हैं, कुछ मूवी वूवी देख रही। अब वो भी क्या होता है, ये जो इमोशंस हैं जो बच्चे को दादी लेकर जाती हैं कि मतलब मम्मी मार दे, तो जो उस समय दादी, अगर पापा मम्मी गुस्सा होते हैं तो सेफ्टी वाल कौन बनता है, कहते मम्मी मारना नहीं, दादी को बता देंगे। पापा जैसे मारे डंडी उठाए तुरंत भागे गए, बाबा मुझे बचाओ। उनको पता है कि दूसरा, तो जो इमोशंस होते हैं, जो गेम्स वो चल रहे होते हैं, वो इमोशंस का डेवलपमेंट कि पापा अपने पापा के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और मेरे पापा अपने पापा के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, मेरी मम्मी का पापा बाबा लोगों के साथ क्या व्यवहार है, और इस व्यवहारों के बीच में उसकी जब परवरिश होती है तो वो सामाजिक वातावरण में जीने को सीखता है। प्लेटो ने कहा है कि किसी भी बालक को प्रकृति की गोद में पलने दिया जाए, प्रकृति मतलब उसके ऊपर भौतिकता वातावरण ना लाया जाए, उसे प्रकृति नेचुरलिटी में डाल दो और उससे प्रकृति की गोद में पढ़ने का पूरा अवसर दो, ठीक। तो बच्चे का सामाजिक वातावरण का पालन पोषण सामाजिक वातावरण में नहीं हो पाता। नंबर 2, सुरक्षा का अभाव, सुरक्षा का अभाव। भाई कोरोना काल में बहुत लोगों ने देखा होगा, जितने भी एकल परिवार थे उनके साथ ही बड़ी दिक्कत आई, बड़ी विसंगतियां हुई। अगर किसी के यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई था ही नहीं। करोड़ों रुपए लाखों लिए बैठे हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मर गए, क्योंकि दो ही, मान लो परिवार में 2 ही लोग थे और छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों के एफर्ट के लेवल का नहीं था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा पाए। बहुत लोग मेडिसिन से मर गए, यानी कि बहुत अपार धन संपदा होने के बाद भी कोरोना टाइम के समय उनको किस चीज की जरूरत थी, उनको जरूरत थी कुछ ऐसे अपने व्यक्तियों की जो उनके साथ इस विपरीत परिस्थितियों में भी सहारा बन के खड़े हों, उनके मनोबल को बढ़ाएं, लेकिन वो उनके पास नहीं था। तो या मान लो कि 100 बीघा की जमीन है तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के 6 लड़के हैं और उनके पापा दादा और सब चाचा वाचा हैं और तुम अकेले हो। अब 1 मैन आर्मी तो नहीं हो ना कि सबको मार के गिरा दोगे, सन्नी देओल वाली मूवी तो नहीं चल रही यहाँ कि ये काटिया का हाथ है, लोहा पिघला के तुरंत चुंबक में बदल देगा और सब चुंबक से सारे को चिपका लोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में अगर भिड़ोगे तो पटक के मारेंगे और जो कचर के मार खा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एकल परिवार में एक ये भी बड़ी दिक्कत होती है कि सुरक्षा का अभाव रहता है, ठीक। तीसरा, धन का अनावश्यक व्यय। अभी मैंने बताया कि अगर पिज्जा खाने का मन है, आपका पिज्जा खाने का मन है, तो आप पिज्जा नहीं ला सकते थे। क्यों नहीं ला सकते थे भाई? पिज्जा इसलिए नहीं ला सकते थे क्योंकि आपकी ज्वाइंट फैमिली में अगर हो तो नंबर्स ऑफ फैमिली जो है बहुत ज़्यादा हैं और आपके छोटे पिज्जे से काम नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपकी वही क्या है, एकल परिवार है, तो उसमें आप पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ, चलो घूमने चलते हैं, चलो आज खाना नहीं बनाएंगे, आज होटल में खाएंगे। ये सारी चीज़ें होटल में कैसे खाओगे जब बाबा दादी चाचा चाची नाना नानी काका दादा बाबा सादा हैं? तो होटल में तो ना खा पाओगे ना, सबको लेकर जाओगे 6000 का बिल आएगा, उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं पे आएगी। लेकिन अकेले 2 लोग हो, 500 रुपये का खा के चले आए, लड़कों को भी दो थोड़ा थोड़ा खिला दिए। तो अनावश्यक पैसों का व्यय भी होता है किसमें? एकल फैमिली में। तो ये बात हो गई एकल फैमिली के गुण और दोष या विशेषताएं और दोष। अब बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली की। बेटा फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। जल्द ही हम लोग ऑफलाइन भी रूबरू होंगे और कोरोना के भी एक से एक डेल्टा फेल्टा पता नहीं क्या क्या सिग्मा डेल्टा वगैरह वगैरह, मतलब जो कुछ भी नाम है ना, एक कोरोना होता क्या पता है?
सूर्य ग्रहण के समय जो सनलाइट दिखती है उसको भी कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो सनलाइट दिखती है उसको भी कोरोना बोलते हैं। चलो अब करते हैं ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। संयुक्त, मैंने पहले बोला था राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। और भाई लाइक सब्सक्राइब करके थोड़ा करा दो ना, जबरदस्त कुछ मजा आ जाए यार, एकदम मतलब जबरदस्त कर दो, थोड़ा सा फैलाओ, एक्सपेंडेड फॉर्म में जाओ। ठीक, आप एकदम थोड़ा शिथिल मत बनो यार, एकदम चंद्रगुप्त मौर्य जैसा निकलो कि खट 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 फैला दो सब कुछ, जीतते चले जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य देखे हो, काबुल, कंधार, मेकान, हैरान, सब अफगानिस्तान सब कब्जा करके बैठा था। तो बेटा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के सबसे पहले फायदे क्या हैं? संयुक्त परिवार होता क्या है? ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, चाचा चाची, बुआ, लड़के आते हैं। ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। अब संयुक्त परिवार क्या होता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पापा मम्मी उनके अविवाहित लड़के, ये बात को बड़े ध्यान से देखना, अविवाहित लड़के। अच्छा एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, एक भाई साहब थे ये टकलू, और एक भाई साहब ये थी मिस एलिजा, और इन दोनों से एक लड़का पैदा हुआ माइकल, और माइकल की शादी हो गई जॉर्जिया से, और इन दोनों से शादी हुई कुछ ही दिन बाद जॉर्जिया ने सरफेस टेंशन इनका ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ गया, या कुछ ऐसी स्थितियां बनी, जॉर्जिया क्या की ख़त्म हो गई, या कुछ बीमारी हो गई, जॉर्जिया मर गई। अब बचे कौन? माइकल भाई साहब। पापा मम्मी और माइकल, क्या ये किस परिवार में आएगा? मतलब पापा हैं, मम्मी है, उनका एक लड़का है जिसकी शादी हो गई लेकिन पत्नी मर गई, मौके पे वो अकेले हैं, तो कौन सा परिवार आएगा? एकल परिवार आएगा कि संयुक्त परिवार आएगा? भाई इसमें सीधा सीधा लिखा है कि पापा मम्मी और उनके अविवाहित बच्चे। अब ये हो गया विधुर, क्या हो गया? विधवा होता है। विधवा का क्या होता है? अगर महिला का पति मर जाता है तो उसे विधवा बोलते हैं, और पुरुष का पति मर जाता, पुरुष की पत्नी मर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? विधुर। ठीक, तो विधुर है, और विधुर है तो ये आएगा किसमें? लेकिन संयुक्त परिवार में आएगा। तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं, पहली बात, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, ये सब लोग रहते हैं। पहली विशेषता इसकी क्या है? बालक का सामाजिक पालन पोषण। बालक का सामाजिक पालन पोषण यानी वो इस तरीके से, मान लो वो बालक निकला कि मोबाइल लेकर निकला तुरंत कि चलो पबजी खेलते हैं, पबजी लेकर निकला, डूम धड़ाक डूम धड़ाक, मतलब वैसे तो बंदूक नहीं मार पाएंगे, ऐसे तो AK-47 बहुत चलाते ना बच्चे। अब निकले तब तक दादाजी आ रहे हैं, पुरानी दाढ़ी वाड़ी रखे, कहे क्या कर रहे हो? मोबाइल, मतलब इलेक्ट्रिक सामान। हम लोग इलेक्ट्रिक सामान जिंदगी में नहीं चलाए, तुम अभी बच्चे हो, तुम इलेक्ट्रिक सामान चलाओगे? इधर आओ, इधर आओ, चलो कुदाल उठाओ, चलो घोड़ो खेत, चलो आज लहसुन बोआते हैं, तुमसे पकड़ के ले गए, लहसुन बोआ रहे हैं। तो एक दो दिन में ऐसे तरीके से क्या हुआ, एक प्रकार का नियंत्रण उसके दिमाग में आया कि भाई ये करूंगा तो मेरे ऊपर ये नियंत्रण है, इस तरीके से मेरे ऊपर नियंत्रण है। तो हर प्रकार की भावनाओं का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। डर की भावना, साहस की भावना, निष्ठा की भावना, कर्तव्य की भावना, इमोशंस की भावना, सारी भावनाएं क्या हो रही हैं? वहां उत्पादित हो रही हैं, वहां जन्म ले रही हैं। तो बालक का सामाजिक पालन पोषण होता है। दूसरा इसमें भाई नंबर 1 चीज, सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम।
सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवार क्या होता है? बहुत सक्षम होता है। अच्छा, एक चीज और जान लो कि अगर पापा मम्मी और उनके 13 लड़के अविवाहित हों तो वो कौन से परिवार में आएंगे? अविवाहित हैं तो वो भी एकल परिवार में आएंगे। जैसे मुमताज महल की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल। लेकिन मुमताज महल के कौन सा 14th बेबी बोर्न हो रहा था, डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हुई थी, मतलब 13 लड़के हो चुके थे। तो लेकिन वो किस में आएगा? एकल परिवार में आएगा, वो भी जब तक शादी नहीं हुई है तब तक। तो सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम। तीसरा, अनावश्यक पैसे का व्यय नहीं। अनावश्यक पैसे का व्यय नहीं, मैंने बताया कि अनावश्यक पैसे नहीं खर्च होंगे। और चौथा, कठोर नियंत्रण। ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा, यहां नहीं दिख रहा था, इधर देख लो। कठोर नियंत्रण। मान लो कभी कभी आदमी क्या होता है, आलसी होता है, कि मतलब सोचता है ना करूं, और उसे प्रमोट भी करने में किसी का हाथ होता है कि भाई करो ही मत, छोड़ दो। मान लो कि तुम्हें अगर संयुक्त परिवार है और तुम्हें अपनी बहन के यहाँ शादी में जाना है और आपका एक उस दिन मीटिंग लगा हुआ है, तो शादी में जाना है प्लस मीटिंग लगा हुआ है, तो भाई मीटिंग ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, आपको पेशेंट से जुड़ा हुआ है। आपकी 10 बजे से मीटिंग है और मान लो 2-4, अब आपकी बहन का 60 किलोमीटर पे घर है, तो फिर आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, चलो ठीक है यार बाद में चले जाएंगे, शादी तो होती ही रहती है। लेकिन अगर वहां पारिवारिक व्यवस्था है तो क्या कहेंगे बाबा दादी कि भाई सुबह निकलो 5 बजे, 8 बजे वापिस आ जाओ, मिल के तो आ जाओगे, उसको लगेगा तो कि मेरा भाई आया था। मतलब आपके ऊपर भी एक नियंत्रण स्थापित होता है। और 5वां, धन का समान व्यय। धन का समान वितरण। इसमें अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो भी बाबा के हाथ में देगा, कोई 50 रुपया कमा रहा है तो भी बाबा के हाथ में देगा। यानी एक जो तुम्हारा बैंक होगा घर का, वो तुम्हारे सुप्रीम जो घर के एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, बाबा जो सबसे बुजुर्ग होंगे उनके पास जाएगा, और फिर वो पैसों का वितरण आवश्यकता अनुरूप सबको करेंगे। तो इसमें धन का समान वितरण होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत भी बाद में जाके पैदा करती है। अब इसके दोष क्या हैं? तो भाई इसके दोष वही हैं जो एकात्मक परिवार के क्या थे, विशेषताएं थी। नंबर 1, व्यक्तित्व के विकास का अभाव। व्यक्तित्व के विकास का अभाव मतलब व्यक्तित्व को सही तरीके से, मैंने अभी डांसर वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। नंबर 2, इसमें दूसरा दोष क्या है कि कलह ज्यादा होती है। कलह, द्वेष की प्रबलता। भाई 4 लोग रहेंगे, खटर पटर लड़ते रहेंगे, जितने लोग रहेंगे टी पू ची ची पू पू लगा रहेगा, ठीक। तो इसमें कलह की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा, कठोर नियंत्रण। एक नकारात्मक पक्ष है, कठोर नियंत्रण। ये नियंत्रण भी कभी कभी क्या होता है, एक तरीके से आदमी का स्वतंत्र पूर्वक विकास करने में बाधा डालता है। क्योंकि हम तुम्हें बता दें, जीवन की सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वतंत्रता। जीवन का सर्वाधिक सुख अगर आपको मिलता है तो वो आपकी स्वतंत्रता है। इसकी अनुभूति आपको जब भी होगी जब आप कभी महसूस करेंगे। और जीवन का सबसे अमूल्य धन आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आपका सबसे अमूल्य धन है और सबसे बड़ा सुख जो है वो स्वतंत्रता में है, ठीक। तो ये दोनों विशेषताएं हो गई किसकी? फैमिली की। एक बात और बतानी है बस, मैकाइबर और पेज ने
फैमिली का कार्य बताया, मैकाइवर परिवार की कार्य। भाई इन्होंने कार्य को दो भागों में बांटा, आवश्यक और दूसरा अनावश्यक। आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य। अनावश्यक का मतलब नहीं कि वो बहुत, अनावश्यक का मतलब ये नहीं कि वो बेकार नेगेटिव पक्ष है, नेगेटिव नहीं, बस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता जितना आवश्यक रखता है। जैसे अमीनो एसिड जो होता है, तुम्हारी सारी प्रोटीन जो बनती है वो किससे बनती है? अमीनो एसिड से बनती हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में? 20। 10 कैसे होते हैं? आवश्यक। 10 कैसे होते हैं? अनावश्यक। और तो 10 अनावश्यक नहीं, वो अनावश्यक नहीं है, क्योंकि बॉडी उसे खुद बना लेती है, इसलिए उसको अनावश्यक बोलते हैं। और 10 हमको फूड से लेने पड़ते हैं, इसलिए उसको आवश्यक बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, अनावश्यक का मतलब यह नहीं कि वो बेकार हो, करना नहीं चाहिए। अनावश्यक का मतलब पहले आवश्यक तब अनावश्यक। समझ गए ना? आवश्यक में पहला काम होता है शिक्षा। मतलब हर परिवार का पहला आवश्यक कार्य है अपने बच्चों के सब समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना। पहला काम। शिक्षा की व्यवस्था राज्य भी करती है, और ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। फंडामेंटल राइट तो समझते ही होंगे। 14 to 18 क्या है? समानता का अधिकार। 19, 20, 21, 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23, 24 क्या है? 23, 24, 25, 26, 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25, 26, 27, 28, 25 से 28 क्या है तुम्हारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 क्या है? शिक्षा का अधिकार। भैया 2009 में ये डिसाइड किया गया कि 0 से लेकर 14 साल के लड़कों को निःशुल्क शिक्षा एवं खाद्य पदार्थ की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा। मतलब 14 साल तक के बच्चों को खाने की भी और पढ़ने की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। ये इट्स योर फंडामेंटल राइट्स, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। और फिर तुम्हें पता है 30 के बाद 31 हट गया, वो क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। वो 300A की तरह तुम्हारे कानूनी अधिकार में चला गया। और फिर ये 31वां आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस तरीके से 6 तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 29 तुम्हारा पहला क्या है? शिक्षा का अधिकार। परिवार क्या करेगा? अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था करेगा। आर्थिक व्यवस्था। अपने परिवार को चलाने के लिए किसकी व्यवस्था करेगा? धनार्जन की व्यवस्था करेगा। धन को अर्जन करने की व्यवस्था, कमाने उमाने की व्यवस्था करेगा। मतलब उसका 3 काम से धन की व्यवस्था, मतलब वो 3 चीज चला ले। ये नहीं कि अनावश्यक पैसा खूब लूट लपेट के दुनिया की ये सब करे। 3 चीज कर ले भाई, रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीज की व्यवस्था के लिए उसे क्या चाहिए? धन चाहिए। तीसरा क्या है? लिंग, लैंगिक, ऊपर लिख दे रहा बेटा, दिख नहीं रहा। तीसरा क्या है? लैंगिक व्यवस्था। लैंगिक व्यवस्था। लैंगिक व्यवस्था का मतलब कि भाई परिवार में परिवार को आगे भी तो बढ़ाना है। मतलब हर लड़के की लड़की से शादी, हर लड़की की लड़के के शादी, और लड़का लड़की की शादी, यानी कि बर्बादी नहीं कह सकते। मतलब शादी तो शादी होगी कब? तो इससे संबंधित सबसे पहले एक्ट आया था, शारदा एक्ट 1929 अंग्रेजों के टाइम में आया था, जिसमें कहा गया लड़की की मिनिमम एज कितनी होगी? 14 वर्ष। इसके पहले शादी ऐसे हो जाती थी ना, 10 साल में लड़की, 11 साल में लड़का। ऐसे टाफी फेंकने, दूल्हा कूद गया खुद बैलगाड़ी से टाफी बीनना, कि मतलब मेरी टाफी, उसी दूल्हा दुल्हन में मार हो गई। अगर दुल्हन ने 2 टाफी ज्यादा बीन ली तो दूल्हे ने 3 चमाचा मारा कि मेरी टाफी लाओ। शादी के बाद वहां रूम पे पहुंचे, कहे मामला तब तक नहीं बनेगा जब तक मेरी हेल्प टाफी नहीं दोगे। तो पहले शादी की एज क्या थी? बहुत कम थी। पहली बात शारदा एक्ट आया कब? 1929 में, जिसमें लड़कियों की शादी 14 साल की गई। फिर
एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये आपका 2006 में आया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया और 2007 में लागू हुआ, जिसमें यह कहा गया भैया बिटिया की उम्र कितनी होगी, 18 साल। मिनिमम 18 साल से कम अगर शादी कर रहे हो तो कानूनन अपराध है, और लड़के की शादी 21 साल से कम क्या है, कानूनन अपराध है। इसमें परिवर्तन होने वाला है। लड़की की शादी की उम्र अब कितनी होने वाली है, 21, और लड़के की शादी की उम्र होने वाली है 24। बेटा बातें तो अभी इसमें थोड़ी सी बची हैं, लेकिन अब इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग शिद्दत के साथ इसको फैलाते रहें और इसी तरीके से मजेदार क्लासेस होती रहेंगी, जिसमें आप बिल्कुल भी बोरियत नहीं महसूस करेंगे। एकदम फन मूड में चाय समोसा के साथ लेकर बैठ जाइए। मतलब तेल वाली चीजें नहीं, सात्विक चीज खाओ। सत रज तमस 3 गुण होते हैं बॉडी में, सतगुण, रजगुण, तमस गुण। तामसी गुण को कम करो, रजोगुण को कम करो, सात्विक गुणों को बढ़ाना है, क्योंकि ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरा था साथ, ढपका लगाया फूट गया, कछु ना आवे हाथ। ये कबीरदास जी ने कहा है। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम एवं संघम शरणम गच्छाम। चलो बेटा अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, फिर नई क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।